you going to solve the labor shortage for your farm? एक तो जो कैटल्स की वजह से मैं बिजी हो गया हूँ, इनको फ्री फार्म करके छोड़ देंगे। इनको जब प्यास लगेगी जाके पानी पियेंगे। दिन में 3 समय चारा डालता हूँ, 2 समय डालते हैं, अपने अपने हिसाब है। मैं 2 समय डालूंगा, उसमें मुझे कैटल्स अलग रखने, मतलब छोटे बछड़े अलग रखने हैं, गाय अलग रखनी है, बैल अलग रखने हैं। बस ये करूँगा सो दैट मैं कुछ समय के लिए बाहर, मतलब समय बचा सकूँ। दूसरा, ग्रेजिंग के टाइम पे इनको ले जाना है, तब लोकल प्रॉब्लम की वजह से इनको मैं केवल मेरे फार्म पे ग्रेजिंग के लिए ले जा सकता हूँ। इंडिया में जब ग्राम पंचायत बनी थी तब रूल है, जिस गांव में गायरान है उसी गांव में ग्राम पंचायत बन सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जीआर है, लेकिन अभी ये जीआर कोई नहीं फॉलो करता है। 80% गांव में जो गायरान था, मतलब जो स्पेस दैट वाज रिजर्व फॉर ग्रेजिंग ऑफ द काउ, अच्छा। यस देयर इज अ जीआर। जब ये भारत फ्रीडम मिला तो उसी समय का जीआर है ये, लेकिन इसका कोई अपडेशन नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा, वो गया कचरे के डब्बे में। वहाँ पे भी लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाए, जो स्कूल्स बनाए, ऐसे जगह पे बनाए ताकि कल कोई ये ना बोले कि ये तो जगह सार्वजनिक है। आज गाय कहाँ पे लेके जाऊँ? मुझे पता है, मैं मेरे गाँव के सरपंच को जाके पूछूँ, हाँ भाई मेरे पास इतनी गाय, मैं चाराने कहाँ लेके जाऊँ, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सब सारे लोग अपने ही है, इसीलिए There चुप was a law when I was very young. There were laws, and they were all grazing grounds everywhere. right? There was a reserve area in every village. If you are having reserve place for cow grazing, then only Gram Panchayat will sanction. Otherwise, no Gram Panchayat was there. उसका जीआर है, हमें, मेरे पास कॉपी है उसकी, कई लोगों के पास है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सक रहे अभी, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। ये प्रॉब्लम, ये ग्रेजिंग के लिए जाएंगे तो ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलेगा। It's very important. At the time of independence, there was area for grazing, and only then you could make a village. And now it's not followed. So these are important traditional techniques which the government So even has if forgotten and is no longer promoting. Any government. so he's saying even if he increases his cattle, where will he take his cows for grazing? दूसरा, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए अगर ये ग्रुप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जब हम लोग छोटे थे तब पूना में मैंने पढ़ाई की, दिवाली की छुट्टियों में आते थे हम लोग गाँव, तो यहाँ पे चावल निकालने का टाइम रहता था, हम वो ये करते थे उस समय में। और अभी ये 20 साल में इतना जनरेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैंने रिटायर होने के बाद 2011 में चावल की खेती 2 साल की कंटिन्यूस, कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि गाँव में कोई चावल की खेती ही नहीं करता है। मैंने किया, पंछी आते थे वो सारे दाने खा के जाते थे, नेचुरली, मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। कौन सा अम्बे मोहर? कौन से चावल? ये नहीं, यहाँ पे हमारे एक देश से अलग वैरायटी, काली कुसड़ी बोलते थे उसको, वो यहाँ के नेटिव वैरायटी है। अच्छा। प्रॉब्लम क्या हुआ, राइस फार्मिंग बंद हुआ है, मैंने अकेले ने किया, तो पंछियों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बस वो काट के, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो काट के गाय को डाला, खत्म कहानी। तो अभी खरीदना पड़ रहा है चावल, वो क्रॉप ही एबोलिश हो गया यहाँ से। क्यों? वन क्रॉप मेथड की वजह से। अभी सब लोग कैश क्रॉप के पीछे भाग रहे हैं। गाना चाहिए, जो पैसा पैसा देगा उस क्रॉप के पीछे, बाकी खरीद के खाए। अभी मुझे कई बार मैंने ये किया, मेरे पास 2-4 बैल है अभी, बैल का दिन का खर्च, केवल गर्भ श्रीमंत बोलते हैं ना लोग, उन्हीं के पास अभी बैल है। एक मेरी हॉबी है इसलिए बैल रखे, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में नहीं बैठ सकता। बैल परवड़त बिल्कुल नहीं, पूरा कॉस्टिंग निकालेंगे ना, उसका जो चारा अभी है आपके पास है, ये 30 रुपए का एक है। आप इनका सीमेन तो बेच सकते हैं। सीमेंट बेचने के लिए मेरे पास उसका लैब चाहिए। अभी बाहर मेरे पास बुल है, कोई गाय को सीमन देना नहीं चाह रहा। पहले बात तो देसी गाय कोई पालना नहीं चाहता, मेरे पास सब कुछ देसी है। अभी गिर का बुल तैयार किया हुआ है, जो समय था 2011 में हम लोग सीमन लेके आए थे, 12 सीमन लाए थे गुजरात से, 11 फैल गए, एक ही काम किया उसमें बुल हुआ, सब लोग बोले अच्छा है, अभी इससे हमारा रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो हमारे पास और भी गाय बढ़ जाएगी। अभी इसको संभालना है, लेकिन किसी के पास गाय ही नहीं है, तो क्या करूँगा मैं इस बुल का। अभी रियल 1 हफ्ते से मेरे दिमाग में आया है, अभी इसको अंदर बांधने के लिए जगह नहीं। अभी ठीक है, बारिश जब शुरू होगा उसको आश्रम भेजो, बैंगलोर आश्रम, उनको बेच दो। क्योंकि ये प्योर हो गया होगा ना अभी तक, डाउट ही नहीं है उसके। अभी मैं गुजरात में जाके देखा मैंने, गिर काऊ के 39 वैरायटी है, उसका शेप, उसका साइज ऑफ द हॉर्न डिपेंड अपॉन दैट। तो जो इनकी जनरेशन तैयार हो रही है वो अच्छी जनरेशन हो रही है।
मैंने आपको बताया मेरे पास 3rd जनरेशन है, किलर का 3rd जनरेशन है, गिर का 5th जनरेशन है। मीन जो काल पेट भर दूध पिया हुआ है, जो बच्चा माँ का पेट भर दूध पीता है वो स्ट्रांग रहता है। जो 2 साल तक फीडिंग माँ करती है बच्चों को, उसको नॉर्मली पेडियाट्रिशियन के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आजकल की माँ 6 महीने में बंद कर देती है, इसीलिए उसको बार बार पेडियाट्रिशियन की जरूरत। वैसे इनको क्या करते हैं, गाय का दूध निकालते समय केवल 50% दूध निकालना है, जो उसमें 4 ये रहते हैं, 2 का दूध निकाला, 2 का उसके लिए रखना है। इसके अलावा उसको सारा कैटल फीड भी देना है ताकि वो हेल्दी हो जाए। वो हेल्दी होगा तो उसके मदर से भी ज़्यादा दूध देता है ये। अच्छा, तो एक दिन में गीर गाय कितना लीटर दूध देता है? गाय के 39 वैरायटी है, 1 लीटर से लेके 15 लीटर तक दूध देने वाली वैरायटी है। मतलब एक गाय एक समय पे 15 लीटर तक दूध देने वाली भी वैरायटी है, अच्छा। लेकिन उसमें बहुत कम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। हाँ। मिलेगी कुछ पर्टिकुलर फार्मर्स के पास, या तो फिर वो बाहर एक्सपोर्ट हो गई है। इंडिया में बहुत कम बची है। 4-5 लीटर देने वाली बहुत मिलेगी आपको, जनरली वही मिलेगी 4 से 5 लीटर दूध देने वाली एक समय पे। पर 15 लीटर वाली बची नहीं। नहीं, वो There सब is no ब्राजील cow से। in India which gives 15 liters of cow milk. Everything is in Brazil. In Brazil. Yeah, because there was a king. I was reading about him. Bhavnagar, king of Bhavnagar. He's the one who actually exported the Gir cow for the first time. Krishna something was his name, and so the cow which went from India to Brazil was Krishna. So that's how the species of Brazil started. So at least they got preserved, Yeah. because in India We don't have they any. didn't preserve the varieties. We don't have any So pure we would varieties say left. that it's a good thing that they got preserved there. Even in New Zealand, they have the Boston Dicus varieties. Even in Argentina. So from Brazil, it went to Argentina. Yeah. Mexico also. Yeah, Mexico as well. So the whole of Latin America has great dairy because because the Gir cow was exported from India in the start. And we don't have any pure varieties left because after independence, they had a massive castration drive. And they basically castrated a lot of indigenous cows for interbreeding and crossbreeding cows. Wow. Yeah, which is why agriculture has failed in successive years. What was the reasoning for that? Why did they decide to have a castration drive? It was because of the Operation Flood. It's a lot of history. I'll tell you more about it. Yeah. तो आपका भी जो प्योर है तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है दूध देने में? जी नहीं, अभी जो मेरे पास एक 5 लीटर दे रहा है, हाँ। लेकिन इसका साइंस ये कहता है कि इसी गाय का बुल मेरा तैयार हुआ है, तो मैं उस गाय को अलाउ नहीं करता यहाँ इसको, या जो बुल मेरे पास है केवल मैं 2 साल के लिए मेरे पास रख सकता हूँ। जो काउ इससे प्रेग्नेंट रहेंगे तो उसका जो बच्चा आएगा उस समय तक, मतलब सीमन के लिए तैयार होगा, तब तक मुझे आई हैव टू चेंज दिस बुल। तो हमारा जो ग्रुप है ऑर्गेनिक फार्मर्स का, जिनके पास ये गाय है, मेरे पास का बुल 2 साल के बाद मेरे दोस्त के पास जाएगा। अच्छा। दोस्त के यहाँ का बुल मेरे यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस बुल से पैदा हुआ जो ये तैयार होगी गाय, इस बुल के पास नहीं ये होना चाहिए। हाँ, वो तो नेचुरली। वो साइंस है। इसीलिए फिर वो नस्ल जाएगी। जी हाँ, हर 2 साल के बाद अगर उसको चेंज करेंगे देन वी विल गेट बेस्ट वैरायटीज। ये भी साइंस फॉलो करना है। अभी मैं उसके वजह से इससे पैदा हुई है। जी नहीं, अभी ये मेरे पास एक ही बुल है। जब नंबर ऑफ बुल बढ़ जाते हैं तब पता नहीं चलता है। अभी मैं 27 टाइम सक्सेस हुआ हूँ, 28 टाइम पे मैं फेल हुआ हूँ। मेरे पास जितने आप देखेंगे सारे फीमेल है, केवल एक ही बुल है, वो ब्लैक वन लेफ्ट साइड में जो है। हाँ। एक दिन अगर मैं लेट बेल छोड़ता था उस गाय के लिए तो शायद वो भी डॉटर हो जाती थी। जो कैलकुलेशन है हमारा, वो इसमें जो करते हैं उसमें मैंने अमावस्या के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए था, या तो फिर नेक्स्ट पीरियड के टाइम पे उसको देना था। आफ्टर 21 डेज अगेन काउ कम फॉर इट, उस समय मुझे उसको अप्लाई करना चाहिए था। वो मेरी गलती हुई, उसकी वजह से ये बुल हुआ। अभी इतने बुल का मैं करूँ क्या? ये 2 खेतीबाड़ी के बुल है, ये 2 छोटे बुल है, इनको रख के करूँ क्या? नंबर ऑफ कैटल्स 15 हो गए। बाप रे। और लेबर एक भी नहीं है।
तो इसलिए अभी ऑप्शन ये है, एक तो ओपन फार्म करना है, दूसरा मिक्स क्रॉपिंग करना है, तीसरा मैंने ये बंद कर दिया जो पहले वेजिटेबल्स ग्रोइंग करता था। अभी मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो फार्मूला जिसको अच्छा लगता है उसके साथ में काम करूँगा। अगर मैं एफर्ट करता हूँ वैन, इसलिए मैंने वैन रखा है, मैंने BMW या फॉर्च्यूनर नहीं रखा क्योंकि उतना मैं एफर्ट नहीं कर सकता। बोथ आर द व्हीकल्स, लेकिन जो कंफर्ट उसमें वो इसमें नहीं है। वैसे जिनको वो सस्ता वाला खाना है उनके लिए उधर कचरा मार्केट मीन्स केमिकल फार्मर्स है, सॉरी। जिनको प्योर 1000% ऑर्गेनिक खाना है, इंडोजीनियस खाना है, उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के देते हैं। इस क्रॉप की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, आप या तो इस रेट में ले लो, अदरवाइज यू कम एंड वर्क हाउ टू रिड्यूस दिस प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑलवेज वेलकम, चॉइस इज योर्स। जब तक डिमांड और डिपॉजिट नहीं आएगा प्लांटेशन नहीं करेंगे। करेंगे अभी केवल गाय के लिए चारा, घर पे खाने के लिए जो गेहूँ ज्वार चना चाहिए उतना, 4 पैसा घर में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा गन्ना करते गुड़ बनाते, बाकी सब मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। क्योंकि जब मैं दवाई बोलता हूँ तब ये चीज जितना चाहिए उतना पैसा देते हैं लोग, लेकिन जब मैं अनाज के लिए मांगता हूँ कोई नहीं देता। मैं एक किसान हूँ, एक ऑर्गेनिक फार्मर है 10-12 रुपए में बेच रहा है, केमिकल फार्मर 10 रुपए में बेच रहा है ये धनिया का ये, लेकिन वो ऑर्गेनिक को 2 रुपए ज़्यादा नहीं देना चाहते क्योंकि उसमें इंडोजिनस सीड होगा, विदाउट केमिकल है तो ग्रोथ स्लो होगी, कई सारे प्रॉब्लम्स है, डिवीडिंग करना पड़ता है। केमिकल फार्मर उसमें स्प्रे मार देता है जो कि केवल धनिया को बचेगा, बाकी सबको जला डालेगा, इसमें नहीं कर सकते वो चीज़। जब लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और बोलता हूँ आपका थायराइड ठीक करना है और ये आपको धनिया रोज खाना है, 1 महीना धनिया खाइए थायराइड ठीक हो जाएगा, तब अगर मैं बोलता हूँ ये 12 में नहीं 25 में तो भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसान नहीं बोलता, डॉक्टर बोलता है ना, ये फर्क है। जबकि हमारा अनाज ही हमारा मेडिसिन है, ये किसी के समझ में नहीं आता। गांधी जी ने बताया था नेचुरोपैथी इज अ ग्रेट पैथी। डॉक्टर कामत सर मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज द ओनली इंडियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स बीइंग ए नेचुरोपैथ। इसीलिए अभी ये सारे सिस्टम के आगे मतलब बोलते हैं ना मैच्योरिटी आ गई। अभी क्या करूँगा पैसा कमा के, नेचर को संभालना है, पैसे को संभालूंगा तो नेचर को नहीं संभाल पाऊंगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। ये आपके जो बायोडायनामिक में सॉइल इतनी रिच है, ये मेंटेन कैसे होती है आपकी? अभी 2004 से अभी तक मतलब मोर देन 15 ईयर्स हो गए कि इसमें ये इनिशियली इतना ये नहीं था, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता था क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी लो हो चुका था। इसमें क्या होता है, ऊपर का जो लेयर रहता है सॉइल का, उसमें जो डिकम्पोस्टिंग होने वाली चीज़ है वो अगर नहीं रहेंगी तो जो बैक्टीरिया बायोडायनेमिक हो या लोग क्या बोलते हैं उसको बायो फर्टिलाइजर्स, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, केएमबी, ये सूडोमोनास, ये नेचुरली भी डालेंगे तो उस बैक्टीरिया को खाने के लिए ज़मीन में कुछ तो होना चाहिए। डाल दिया मैंने, ठीक है, 1 हफ्ते तक वो ज़मीन में रहेंगे, लेकिन उस बैक्टीरिया को फूड ही नहीं है सॉइल के अंदर, तो जिंदा कैसे रहेगा ज़मीन के अंदर? पहले क्यों जिंदा रहते थे? क्योंकि नेचुरली पत्ते गिरते थे, उसका डिकम्पोस्टिंग होता था, इसलिए सॉइल इनरिच थी। अभी उतनी सॉइल इनरिच है नहीं है, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा नहीं। तो ये ठीक है, इसलिए तो आप मतलब वो हॉर्न से डालते हैं या? I was going to ask you to translate that. Yeah. So he's saying essentially that when, like, because of the bacteria, right? It's actually pretty generic because of the bacteria. The soil, like, if there's less bacteria, then it doesn't decompose, right? So the first layer where the bacteria form, that's what we need to protect essentially. Oh, okay. Yeah. But how'd that relate to biodynamic farming? So he's going to talk about Oh, it. okay. या थोड़ा सा बायोडायनामिक का थोड़ा और बात करिए ना, बिकॉज हमें थोड़ा और। बायोडायनामिक जब सीखा था, सीख के आया था तो 3 साल तक नहीं बनता था, लेकिन जहाँ पे रह के सीखा था तो प्रैक्टिकली सीखा था। हाँ। जो आपके समझ में आया शाम के समय आप अपना खुद नोट्स बना लो। थेरेटिकल कोई क्लास नहीं होता था वहाँ पे, तो खेतों में ये सब काम करके देखा, प्रैक्टिकली सब किया, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया एनरिच करने का मेथड है। इट्स बेसिकली बायोडायनामिक इज अ मेथड टू एनरिच बैक्टीरिया। Okay. या उसमें अलग अलग किस्म के पौधे इस्तेमाल करते हैं, दे यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। या कैमोमाइल, बहुत सारे, कैशूरिना, लेकिन अभी इंडिया में पर्टिकुलर एरिया में वो प्लांट्स नेचुरली ग्रो हो रहे हैं। हाँ। जैसे हम कोडाईकनाल जाते हैं या शिमला जाते हैं तो वहाँ पे वो प्लांट्स है, यहाँ पे वो ग्रो नहीं हो सकते।
तो वो प्लांट लाके उसको एक क्ले पॉट में बरी कर देते हैं, जमीन के अंदर उसको ये करेंगे, क्ले पॉट में भर के जमीन में बरी करके रखेंगे 6-6 महीने के लिए। तब काउ जा- यूरिन के साथ, हाँ काउ यूरिन के साथ। नहीं, हर जगह काउ यूरिन नहीं चाहिए। हाँ इसमें ये होता है बायोडायनामिक में एक BD 501, BD 502 अप टू 508 तक फर्टिलाइजर्स के टाइप है। देखिए BD बायोडायनामिक 500 एंड लास्ट वन इज बायोडायनामिक 508। हाँ इतने वैरायटीज है, हर एक वैरायटी में अलग अलग है। जैसे BD 500 में मैंने आपको जो दिखाया था, हाँ जो हमने रांझन में भर के रखा है, वो काउ यूरिन सॉरी काउ डंग डाल के। दूसरा वो स्टोन वाला है, 501 मीन्स स्टोन वाला है। Above from that there are different plants and some for particular they require these intestine. In India we cannot get it. Who are making is importing from other countries. अच्छा India doesn't allow for that purpose. But by remaining fertilizers, this is just made from CPP, cow pat pit. जैसे गोबर निकलता है तो उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं, उसका डिकम्पोस्टिंग होता है, फिर खेत में डालते हैं। Instead वो of तो that, काउ मैन्योर हो। हाँ हाँ That वो is काउ मैन्योर हुआ। that is the old method. Old FIM। हाँ हाँ, but ये CPP काउ पैट पीट, जैसे कंस्ट्रक्शन करते समय उन्होंने एक ब्रिक्स का सीक्वेंस रहता है, उस हिसाब से उसमें कंक्रीट डाल देते हैं। हाँ तो उसी सीक्वेंस में ब्रिक्स को रखना है, बट कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा तो उसमें इस काउ डंग को डालना है, बट इट शुड बी इन शैडो। वो तो घर बनाने के लिए। घर बनाना है, बट ब्रिक्स ये वाला लाल वाला ही चाहिए, नॉट सीमेंटेड ब्रिक्स हाँ। व्हिच कैन एब्सॉर्ब द वाटर एंड मेंटेन द ह्यूमिडिटी। हाँ नहीं, काउ पैट पीट क्या होता है? उसी के लिए जो पीट मीन्स गड्ढा, अच्छा अच्छा 2x3 के गड्ढे बनाते हैं, 2 फीट डेप्थ वाले, बट उसमें कंक्रीट नहीं डालते और ब्रिक्स का केवल लॉकिंग कर देते हैं। हाँ, so you basically make cow pat peat. It's like an enclosed version where you do a 2 feet hole in the ground You line it with bricks, no? and you line it with bricks, okay? And it should be 3x2 essentially. हाँ बोलिए। तो उसमें इसका 2 महीने में फर्टिलाइजर बन जाता है। कैसे, क्या डालते हैं उसमें? ये जो काउ पैट बना, मैंने आपको एक्सेल पाउडर का जो मेथड हाँ 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 वही वाला। सेम मेथड इसमें यूज करना है। हाँ। बट इसको क्या करना है कि इसको टोटल शैडो में रखना है। कम से कम एक 6 इंच का उस पर ऊपर एयर फ्री होना चाहिए और वाटर लेवल मेंटेन करना है। तो इसमें अर्थवर्म्स नहीं आते, कुछ नहीं आते, ये क्लोज कंपार्टमेंट में होता है सब कुछ। ये बाहर खेत में करेंगे तो अर्थवर्म्स आएंगे, इसमें अर्थवर्म्स आ नहीं सकते। तो इसमें इसका एक ब्लैक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर बन जाता है जिसको CPP बोलते हैं, काउ पैट पीट। लेकिन आजकल 90% लोगों के पास जो मिल रहा है वो अर्थवर्म्स वाला ही खाद मिल रहा है, मतलब वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसमें फटेरिया वाला। दैट इज टोटली डिफरेंट। मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया हुआ है। मैंने INS शिवाजी लोनावाला में मैंने एक प्लांट बनाया था, अभी भी वहाँ पे चल रहा है। वहाँ का फर्टिलाइजर US क्लब कोलाबा में जा रहा है, जो इसका इनोवेशन मैंने खुद किया था। ये तो वो कौन सा है, वो वाला वो जो नहीं नहीं, वो आपका 800 वाला क्या बोलिए, लोनावला में? लोनावाला में मैं तब नेवी में सर्विस कर रहा था। INS शिवाजी की यूनिट है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडियन नेवी हाँ लोनावाला। वहाँ पे 800 एकड़ जमीन है। तो अच्छा वहाँ पे 40 स्वीपर है जो कि रोज पत्ते मतलब बस सफाई करते हैं। तो उसको डेली जलाया जाता था। जब मैं वहाँ पे था तो एक वहाँ पे हमारे साथ भी थे, तो उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने बनाया। तो वहाँ पे हमने ये डेली स्वीपर जितना ये करते पत्ते वो ट्रक से एक जगह इकट्ठा होते थे, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट बनाया, वो भी 0 बजट में। अंडर डिमोलिशन एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में बनाया था। वो मैन्योर वहाँ के गार्डनिंग के लिए केवल पर वो कौन से अर्थवर्म से होता है वर्मी कंपोस्ट? नहीं नहीं इंडोजिनस देसी वाला। हाँ वो आइसिनिया फेटिडिया यूट्रिलोजिनस कुछ नहीं ये किया था, नेचुरल जो जहाँ के जमीन में वहाँ का निकाल के उसमें छोड़ दिया था। तो उससे वहाँ पे हम फर्टिलाइजर यूज करते थे, जिससे वहाँ के फर्टिलाइजर वहाँ पे कई सारा प्लांटेशन भी किया था, वो रुक गया। दूसरा वो बर्निंग करते थे, उसका जो पोल्यूशन होता था हाँ। वो सब रुक गया था। तो वर्मी कंपोस्ट इज डिफरेंट थिंग, बट वेन एवर वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर देयर इज अ प्रॉब्लम। यह एक नेचर का रूल है, जो जीव जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो कभी टॉयलेट नहीं करता है। अभी मेरी ज़रूरत है इसलिए मैंने इन गायों को यहाँ पे बांध के रखा है। एक्चुअली मैंने इनको फ्री छोड़ देना चाहिए। अभी यहाँ पे बांध के भी रखा है, तो अभी ये बैठी हुई है, उठेंगी,
जिस साइड में गोबर डालेंगे नेक्स्ट टाइम बैठते समय दूसरी साइड में बैठती है ये। बिल्ली भी है जहाँ पे रहते, कोई भी इंसान जहाँ रहता है वहाँ पे कभी टॉयलेट नहीं करता है। हाँ वो तो है, वो तो सबका है। अभी हम वर्मी कंपोस्ट चीज क्या है, वो अर्थवॉर्म का टॉयलेट ही है, लेकिन वो किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, पॉट गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। नेचुरल खेत में जो खेती होती है उसमें ये नहीं यूज करना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि ये जहाँ पे यूज होता है उसके एक अलग कलर का स्मेल रहता है, वहां से नेचुरल अर्थवॉर्म्स दूर चले जाते हैं। इसलिए बेटर है यू यूज लिक्विड जैगरी ओवर देयर, नेचुरली सारे अर्थवॉर्म्स वहां पे आएंगे, अपने आप अर्थवॉर्म्स बढ़ेंगे। So this is very interesting because in organic farming you use farmyard manure, right? So he's saying that actually, पर farmyard manure तो वो बनाते हैं ना? बनाते हो, दैट इज द फूड ऑफ अर्थवॉर्म। हाँ, तो वो तो अच्छा ही है फिर तो। वो नेचुरली हो रहा है, वो होने दीजिए। हाँ। आप बाय फोर्स मत कीजिए। हाँ, so he's saying that when the earthworms, if you put it in the field, right, and if you introduce it, then it's may or may not. I mean, it's not the best because it's actually the poo is what is good for the soil, right? So any natural being like a cow or even an earthworm or even a dog or a cat, they don't want to be next to the poo, right? So then you can make farmyard manure, but then introducing like the vermicompost way is not the best. Yeah. Not the Isnophytida one. And also it should be indigenous earthworms if He's you're making saying farmyard that manure. The Yeah. Isnophytida worm, the natural earthworms don't like the smell of the soil which is around the Isnophytida worm, and they don't come near, which just shows that this worm is unnatural and not good for the system. तो बायोडाइनिक में आपने हॉर्न्स कवर किए, BD 500 जो मैंने आपको रंजन वाला खाद, रंजन वाला खाद। दूसरा जो 1 ग्राम वाला पत्थर से बंधा था, हाँ, BD 501 हाँ, वो वाला कवर किया। कवर किया। अभी 502 से लेके 8 तक के लिए अलग अलग प्लांट्स है, अच्छा। कैमोमाइल, एरो, बहुत सारे हैं। वो यहाँ पे नेचुरल नहीं आते, इसलिए मेरा कंसेप्ट है कोई किसान कुछ भी खरीद के ना लाए। जो है वन टाइम आपको एक बार लाना पड़ता है, सीड एक बार लाना पड़ता है, देन यू हैव टू रिसाइकल दैट। हाँ। वैसे ये बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए वो प्लांट यहाँ पे तैयार होती नहीं, तो किस लिए ये करना है? जबरदस्ती जिस क्लाइमेट में जो नहीं बनता वहां पे बनाओगे तो अच्छा नहीं। यहाँ पे भी एप्पल बनेंगे, नींबू जैसे बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। जो क्लाइमेटिक कंडीशन जिसके लिए सूटेबल है उसने वहीं पे वहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बाकी के फर्टिलाइजर में नहीं बनाता हूँ। CPP ईजी है, बना रहे हैं। बायोडाइनमिक डेपो भी लगा देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर बनाना है। हाँ। तो ये जो काउडंग डालते हैं, एक लेयर पौधों का डाल दिया, मतलब ग्रीनरी पत्ते काट के तोड़ के डालना है, और एक लेयर काउडंग का, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर डालने हैं और उसको पैक करके रखना है। हाँ। उसमें बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है, उसका खाद बन जाता है। वैसे भी फास्ट CPP में होता है। तो CPP रेगुलर, जिसमें इनपुट नहीं है, कुछ भी कहीं से लाना नहीं है। CPP में तो सिर्फ आपको काउडंग डालना है। बस डालना है, उसमें 3 होल होते हैं ऊपर में, और जैसे अर्थवॉर्म्स के लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वैसे इसमें भी करना है। मींस ये धूप में नहीं कर सकते आप। So in the cow pat peat, essentially you make the layer of the brick and then you just put the cow dung inside. बस इतना ही डालना है। बस उसमें 3 होल कर देते हैं इक्वली, जैसे हम घर में फैन है तो उसमें 3 तो एक ऐसे घर जैसे बना दिया, राइट, एंड 3 होल्स बना दिए। उसमें इसका कल्चर डालना है। मीन्स 1 ग्राम वाला खाद, हाँ, 1 ग्राम। 30 ग्राम वाला खाद, ये सबका थोड़ा थोड़ा सा कल्चर डालना है। हाँ। मीन्स 10 ग्राम्स रहेगा तो भी चलता है। दैट दे विल कन्वर्ट दिस डंग इनटू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। And that you mix with the cow dung. या Yeah. सिंपल। Okay. ये आप हमको बेचो ये। मैं अभी खरीदूंगी। उसके लिए मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है पीछे। अच्छा। मतलब जब कंस्ट्रक्शन किया, हाँ। इसमें ये करते, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो घर है आपका, हाँ। अगर वहाँ पे जमीन के नीचे पानी का फ्लो होगा तो ऊपर रहने वालों को अच्छी नींद कभी नहीं आती। वो पूरा बीमारी से मुक्त कभी नहीं हो सकता है। होता है, थोड़ा बहुत लिमिट तक होता है, उसके आगे नहीं होता है वो। क्यों? वहाँ पे नीचे से जमीन के जो वाटर फ्लो बह रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर बॉडी पे काम करता है, वो अच्छा नहीं काम करता है। तो उसको केवल कॉपर ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए ये जब काऊ के लिए बनाया तो 7 किलो कॉपर वायर इस कंक्रीट के नीचे डाला हुआ है हमने। अच्छा।
कॉपर वायर हाउ किस तरीके से? एक तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे काली ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ये जल्दी जमीन में नीचे धस जाता है। तो इसमें जो बाकी इंजीनियर ने जो बताया वो सब कुछ किया, रेड सॉइल वगैरह डालना, कॉपर वायर लेके आए थे और सारे नेल ठोक दिए दोनों साइड में और एक जाली बना दी थी कॉपर वायर की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोला अभी स्टील डालो फिर कंक्रीट डालो। तो वो क्या करता है, नीचे जो पानी का बाजू में तो बोर ट्यूबवेल है, वहाँ पे पानी मतलब नीचे कहीं ना कहीं पे तो वाटर सोर्स है, जहाँ पे वाटर सोर्स है वहाँ पे ऊपर आदमी कोई सोता है तो भी नींद पूरी नहीं होती उसकी। ये साइंटिफिकली मैंने देखा हुआ। अगर वहाँ पे हम कॉपर का रॉड लेके अगर देखेंगे जहाँ पे ये हो रहा है, तो ठीक है, हमारे घर में किया था मेरे दोस्त ने, बोला घर में कॉपर का क्या, बोला वो भगवान जी का पात्र है, हाँ बोला ठीक है नीचे लाके रख दो, वो रॉड रिपेल हो गए। तब से इनके सिर के नीचे जो जहाँ पे सोते हैं सिर के नीचे वो प्लेट है कॉपर वाली, अच्छा। मैजिक है इनकी। हमारे यहाँ पे भी वाटर सोर्स है ना, तो हम लोग वो नहीं, वाटर टेबल इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द ग्राउंड। तो वो चीज़ है, इसीलिए गायों की सेहत जब बाहर थी तो उतनी अच्छी नहीं। आप शायद मेरे व्हाट्सएप पे देखेंगे जो डीपी पे फोटो है वो इनिशियल टाइम का बाहर वाला फोटो है, हाँ तब समय के छोटे छोटे बछड़े थे, हाँ लेकिन तब की सेहत और अभी की सेहत में जमीन आसमान का अंतर। हाँ वो तो है, तो बहुत बड़े हो गए बच्चे। हाँ पॉजिटिव एनर्जी जो ऊपर आता है, हम लोग तो 2 साल के बाद आई हूँ मैं शायद। जी जी, तो ये यहाँ पे हो रहा है, वैसे घर में भी करना चाहिए, ये बैड इफेक्ट तोड़नी चाहिए। बट देयर इज नथिंग अगेंस्ट नेचर, हाँ ये जो कर रहे हैं इसमें। आपने बायोडायनेमिक के बारे में बात किया, नेचुरल फार्मिंग में आप जीवामृत और ये यूज़ करते हैं? करते हैं जी, करता हूँ। जीवामृत, ये अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब यूज़ करते हो? लेकिन वो तब सक्सेस है अगर आपका मिक्स क्रॉपिंग है तो। हाँ आप सिंगल क्रॉपिंग करेंगे कोई सक्सेस नहीं है। Okay. मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी करके दिखाए, क्योंकि मैंने कई बार फार्म पे जाके इंसेक्ट पकड़ के लेके आया हूँ, हाथ में रखे, ये जिस बैरल में ब्रह्मास्त्र बना के रखा है उसमें छोड़ दिया था, तो उसमें से निकल के उड़ के चले गए। पर आपको क्या ज़रूरत है ये जीवामृत यूज़ करने के लिए? आपकी सॉइल तो काफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करूँगा, हाँ अभी नेचर साथ नहीं दे रहा, टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा, ये जो सनलाइट है लक्स में गिनी जाती है, ये 70,000 से 80,000 लक्स है, ये आइडियल है, ये केवल बारिश के मौसम में रहती है। हाँ हाँ ये विंटर सीजन में रहता है 1 लाख से 1.25 लाख लक्स, और अभी ये 1.5 लाख से 1.25 लाख लक्स है। हाँ इसलिए गर्मी है। हाँ हाँ, तो प्लांट की जरूरत है 70 से 80,000 लक्स। जैसे आपने बोला शेड नेट बहुत बढ़िया है, उसमें प्रोडक्शन डबल होता है, बट ऑर्गेनिकली करना चाहिए। साइंटिफिकली यू आर राइट, बट उसने, उस बंदे ने जिसने भी ये किया है, कुछ समय के लिए कर्टन्स खुले छोड़ देनी चाहिए, सो दैट बीज कैन कम इनसाइड अच्छा and pollination can done. ठीक है। Without pollination, fruiting is unnatural fruiting. बाद में हम पेशेंट कई सारे आते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आप नेचुरल फूड नहीं खाओगे तो नेचुरल ये कैसा होगा? ठीक है, तो ये नेचुरल आप होमा में अग्निहोत्र करते हैं, करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये 3 टाइप्स ऑफ, 3 types of farming. हाँ नेचुरल फार्मिंग में ये पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी करते हैं, हाँ उसमें अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र करते हैं, नो मून के दिन, अमावस्या के दिन ओनली काउ यूरिन में कई बार स्प्रे कर देते हैं। रेडी है नहीं है, बट दैट डे स्प्रे होना नेसेसरी है। हाँ बाद में सीडिंग के लिए भी एक बायोडायनामिक कैलेंडर होता है। अच्छा अगर पूर्णिमा के दिन हम सीडिंग करते हैं तो फ्रूटिंग अच्छा होता है। अमावस्या के दिन सीडिंग करेंगे अच्छा नहीं होगा। अमावस्या में जमीन एनर्जी खींच लेती है, सॉरी पूर्णिमा के दिन जमीन एनर्जी खींच लेती है, अमावस्या में रिलीज होती है एनर्जी। अच्छा इसीलिए अमावस्या के टाइम पे सीडिंग नहीं करना चाहिए। जो कॉस्मिक एनर्जी है सन मून एंड इनके ऊपर का रिलेशन, अर्थ एंड सन मून का, यह पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा रहता है। So during no moon, which is called Amavasya, the energy is released, and in Purnima, which is full moon, the energy is sucked into the ground, है ना? So that's why it's very important to do seeding according to that. तो बीज कब डालने चाहिए फिर? पूर्णिमा पूर्णिमा, जब बीज जब ये आ रहा है, हाँ। planting should So planting should be done during the full moon, because there's a lot of energy on all that time. around I think maybe 3 days here and there. Yeah.
अच्छा. And which practice is that? According to biodynamic or natural? Yeah, biodynamic. And also in natural farming. That is a biodynamic calendar. Yeah. But if this is also in the Panchang. Yes, Panchang. This is traditional agriculture. Yeah. Like this is practiced all across India. Yeah. See, the thing about biodynamic, right? Okay, uh, it's actually a lot of traditional practices put together, packaged in biodynamic, Yeah. you know? Yeah. It's true. So, okay, ठीक है. अच्छा, और वैदिक फार्मिंग में आपका अग्निहोत्र करते हो और कि और कुछ भी करते हैं? ये अग्निहोत्र भस्म जो निकलता है हाँ. उसका भी स्प्रे इन बिटवीन में रहता है. जैसे हमें उससे के दिन केवल गोमूत्र स्प्रे करना है, उस दिन ये उसमें उसका जो ऐश रहता है तो उसमें डाल दो, जिसको भस्म बोलते हैं, वो ऐड करते हैं. मेडिसिन में भी उसका यूज होता है. डेफिशिएंसी दमा वाले पेशेंट है उसके पानी में डालते ऑक्सीजन का ये बढ़ जाता है उससे. और ये खेतों में उसका इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल में डाल देते हैं उसको. कई सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे. अच्छा, क्या बोल रहे थे? अच्छा, there was the other thing about the waterless farming. हाँ. Point of the salt, that is very important to understand because you know the water. या क्यों उससे सैलिनिटी बढ़ नहीं जाती क्या? सॉल्ट 1 एकड़ में 5 किलो नमक. 5 किलो तो का ज़्यादा नहीं है. नॉट मोर देन 5 kg. Okay, so it's loosely scattered. यस, वो क्या इंटेंशन ही है, जो ठंड है उसमें जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में उसको गैदर करना है, उस प्लांट्स को अवेलेबल करके देना है. आप सीड सिलेक्शन कैसे करते हो अपने खेत में? सीड सिलेक्शन के लिए पर्टिकुलर जो क्रॉप है उस समय पे उसमें हार्वेस्टिंग से पहले जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसमें अच्छे जैसे ज्वार है तो जो बड़े बड़े है वो तोड़ के अलग रख देते हैं. गेहूं में भी जिसका फली लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है तो वो तोड़ के अलग रखना है. वो दैट इज सीड, रिमेनिंग इज फूड. अच्छा, ठीक है. तो सिलेक्शन मेथड से करते हैं. अच्छा, ठीक है. You have any questions? I think you might have gotten the one why the practicing the 3 different types of chemical-free farming. But if I'm following, biodynamic is the best for bacteria and soil. Yeah. समझ रहा है ना आपको? Natural farming is for the pesticides from the approach or no? No. No. No, it is not particularly. He's that using all the category. There is no category. See, He's yeah. using all. Yeah, he's using everything. See, basically he's using biodynamic farming for the fertilizers. पेस्टिसाइड्स है क्या उसमें बायोडायनेमिक में? जी, पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हैं क्या? वो फर्टिलाइजर जो है एक्चुअली इटसेल्फ इज अ पेस्टिसाइड आल्सो. Yeah, because you're making the soil more resilient and the plants more 1 resilient. ग्राम वाला खाद है. हाँ. फोटोसिंथेसिस डबल करता है जिसकी वजह से फंगल डिसीज कम हो जाते हैं. इट इज एक तरफ से फर्टिलाइजर है, फोटोसिंथेसिस डबल कर रहा है, दूसरी साइड से फंगल इन्फेक्शन होने नहीं देता है. रेजिलियंस बढ़ाता है. इट पैरेलल इट इज यूजिंग एज अ पेस्टिसाइड आल्सो. Yeah. And in natural farming, he is using Jeevamrut, he is using Agnyastra, Brahmastra, Dashparni. He's using everything. दशपर्णी में कौन से लीव्स हैं इधर के यूज करते हैं? इधर के यूज करते हैं. एक्चुअली साइंस इज टेलिंग दैट जब गाय चरने जाती है जिस पौधे को नहीं खाती है वो आपका पेस्टिसाइड है. दशपर्णी. लेट इट बी एनीथिंग, 10 पर्णी हो, 20 पर्णी हो या 5 पर्णी हो. अगर आप पर्टिकुलर डेफिनेशन बना देंगे 10 पर्णी मतलब 10 पत्ते होने चाहिए, किसी के पास 8 ही मिलेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे. 9 मिलेंगे, नहीं बनाएंगे. एज पर द सिचुएशन, दैट्स इट. गाय चरने जाती है ना तो जस्ट ऑब्जर्वेशन करते रहना है, गाय किसको खा रही है, गाय किसको नहीं खा रही, किस ऋतु में किसको खा रही है. And he's also doing permaculture because he does soil with green fodder, layering that soil. So he's using different. अच्छा, ये हमें कब पता होना चाहिए कि दशपर्णी यूज करना है, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र? ये इनिशियली अगर आपका इंटरक्रॉपिंग है हाँ. तो पहले बात 80% पेस्ट अपने आप कंट्रोल हो जाता है. अच्छा. बट आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, एवरी नो मून के टाइम आपका स्प्रे होना है. क्यों? नो मून के दिन इंसेक्ट आके उनका मीटिंग डे है. हाँ. तो एग्स डालेंगे वहाँ पे, तो उस दिन वहाँ पे इंसेक्ट जनरेट होने, उस दिन आपका कुछ नहीं, ओनली काउ यूरिन भी स्प्रे हो गया या कुछ भी विच इज अ रिपेलेंट, तो भी 80% काम करता है. और उसके बाद अगर आपको दिखाई पड़ रहा है रिपीटर्स आ गए या आगे, मैं सोचता हूँ 20 to 25% इंसेक्ट के लिए छोड़ देना चाहिए.
then only it is very very tasty. Otherwise it is not tasty. Okay, उनका क्या it's a है, long हम translation. लोग जो है गेस्ट है, अभी मैं जाके ज्वार के सीड डाल दिया मैंने. ज्वार इज अ गेस्ट क्रॉप फ्रॉम दैट नेचर. Natural grass and insects are native of that land. Government made me owner of this 1 acre land. Actually, nature not made me the owner of this land. Yeah. I am misusing this culture. तो ऐसा होना चाहिए, जो नेचुरल चीज है ना, हमें उसका यूज पता नहीं है. अदरवाइज दे विल, वो इतने भी महंगे हो जाएंगे कि इस अनाज से भी महंगा हो जाएगा वो. अभी पुनर्नवा मिल नहीं रहा, किडनी के ऊपर अच्छा काम कर रहा है वो. अच्छा, पुनर्नवा क्यों नहीं मिल रहा? पहले तो बहुत आता था ना खेत में. बहुत आता है अभी उसका पर नॉलेज. ऑर्गेनिक खेत में तो नहीं, यहाँ पे ये हुआ है कि जब डीवीडिंग करते हैं, लेडीज लोग आते हैं काम करने के लिए, उनको दिखता है कि ये रहना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए. जो निकल गया वो गाय खा जाती है. उनको तब पता भी नहीं चलता कि पुनर्नवा निकाल के तोड़ के फेंक दिया. अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये माका है जो हेयर ऑयल में यूज होता है. ये भृंगराज. ये माका, ये ड्राई किया हुआ है. वैसे पुनर्नवा एक जगह पे लाके रखा था, लग गया था. वाइफ को बताया, उनको थोड़ा गाइड कर दीजिए. बट वो रेगुलर हैबिट है उनका. जो इसके अलावा जो दिखेगा वो रखना नहीं, बाकी सब निकाल के फेंक देना है. You think the farmers are so used to removing weeds now, they don't understand the good weeds which can actually be used for medicine. So like Punarnava, Bhringraj, all these things. वाटरलेस एरिया. So it's like, and of course the cow eats it up. मैं बता रही थी ये पुनर्नवा का ये करो भूया, इनको पता भी